अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने फंडामेंटल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक बात मुकम्मल कर ली। इसके बाद दो मौजू रह गए हैं, एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट आई विल गो विद द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देन विल मूव टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन या लफ्ज अगर मैं बात करूं रिकंसिलिएशन की, तो वो दरअसल दो चीजों में मौजूद इख्तलाफ को दूर करने का नाम है। दो चीजों को एक जैसा कर देने का, उनको उनके अंदर फर्क खत्म कर देने का नाम है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके और मेरे दरमियान किसी बात पे झगड़ा हो गया, हम कहते हैं आओ यार अपने इख्तलाफात खत्म कर, लेट्स रिकंसाइल। जैसे हुकूमत ने किसी दौर में एक कानून पास किया था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, जो कि एनआरओ के नाम से जाना जाता है। एनआरओ के बारे में तो सुना होगा खबरों में बहुत ज्यादा। ये एनआरओ क्या था? ये रिकंसिलिएशन थी। यानी मैं हुकूमत में आया, मैंने आप पे मुकदमा करा दिए, आप हुकूमत में आए, आपने मेरे पे मुकदमे करा दिए, मैंने आपकी तफ्तीशें खोल दी, आपने मेरी तफ्तीशें खोल दी। अब वो जेन्युइन थी या पॉलिटिकल थी, वो बैरल हमने खोल दी, मुकदमे हो गए, पर्चे हो गए, केस हो गए, और वो हजारों की तादाद में हुए हुए। जाहिर है हजार वर्कर है, हजार लोग है। पॉलिटिकल पार्टीज एक वक्त में इस नतीजे पे पहुंची कि यार हम आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करें, ये जो मुकदमे एक दूसरे पे किए हैं इनको ख़त्म करें और हम मिल के आगे बढ़ें। तो एक कानून पेश किया गया जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एक दूसरे के ऊपर जो मुकदमे थे वो एक कानून के जरिए से उनको स्लैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उसका नाम क्या रखा गया? नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर। कि जनाब हमने रिकंसाइल कर, इख्तलाफात खत्म करने के लिए ये कानून लाए हैं कि यार साढ़े मुकदमे खत्म, साढ़े भी खत्म, आपने हमारे वाले मुकदमे वो भी खत्म, और हमने जो आपके ऊपर किए थे वो भी खत्म। आए हम इख्तलाफात को दूर करें और आगे बढ़ें। तो लफ्ज रिकंसिलिएशन यही बताता है कि जब आपस में इख्तलाफात को दूर कर किया जा रहा हो तो हम उसके लिए कहते हैं कि ये रिकंसाइल किया जा रहा है। अब अकाउंटिंग से इसका क्या ताल्लुक है? फर्ज करें एक कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप है, मैं चीजें आपको सेल करता हूँ, मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं। जब भी मैं चीजें आपको सेल करूंगा तो मैं एंट्री डालूंगा, रिसीवेबल डेबिट यानी पार्टी डेबिट, बैंक सेल क्रेडिट। और आप क्या एंट्री डालेंगे? परचेज डेबिट, पार्टी क्रेडिट। आप मुझे क्रेडिट दे देंगे, मैं आपको डेबिट दे दूंगा। फर्ज करें हमने आपस में सैकड़ों मरतबा ये काम किया, चीजें खरीदी बेची, आपस में खरीदते बेचते रहे, रिटर्नें भी हुई, चीजें खराब भी हुई, क्लेम भी हुए, डिस्काउंट भी हुए, पैसे आए भी, चेक डिसऑनर भी हुए, बड़ा कुछ हुआ। सैकड़ों हजारों ट्रांजैक्शन हमारे आपस में हो गई है। आज हमने कहा कि यार देखें कितने पैसे लेने हैं हमने इनसे। बंदे ने, काउंटर ने बताया कि जनाब हमने इनसे 5 करोड़ लेना है। आपसे पूछा कि आपने हमारे कितने पैसे देने हैं, आपने अपने लेजर खोला, आपने कहा मैंने आपको 3.5 करोड़ देना है। फर्क आ गया। अब क्या करें? रिकंसाइल करेंगे, यानी
मैच करेंगे दोनों लेजर्स बैठ के कि किधर फर्क है, क्या गलती हुई है कि जो आपके मेरे दरमियान फर्क आ गया। अभी गलती कैसे ढूंढने आपके ख्याल में? एक एक ट्रांजैक्शन को टैली करेंगे बैठ के। मतलब मैंने यकम को आपको सेल की थी, तो मैंने आपको डेबिट किया होगा और आपने मुझे क्रेडिट किया होगा। तो मेरे लेजर में आप डेबिट खड़े होंगे और आपके लेजर में मैं क्रेडिट खड़ा हूंगा। तो मैं अपना लेजर भी प्रिंट करके और आपका लेजर भी प्रिंट करके सामने रख लूंगा, और अपने डेबिट पे जो आपको 22 लाख की चीजें भेजी हैं वो डेबिट पे 22 लाख आ रहा है और आपके क्रेडिट पे 22 लाख आ रहा है, उन दोनों को टिक कर दूंगा। तो ये तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ये टैली है। इस तरह एक एक ट्रांजैक्शन मैच करूंगा और उनको टिक करता जाऊंगा। जिन जगहों पे फर्क आया होगा वो टिक नहीं करूंगा। ये रीजन ऑफ डिफरेंस है, इनकी वजह से फर्क आ रहा है आपके मेरे लेजर में। फर्ज करें कि आपका लेजर कह रहा है कि आपने मुझे 1 करोड़ रुपए की पेमेंट की है, मेरे पास तो आई नहीं थी, फर्क आ गया। तभी तो आप 3.5 करोड़ कह रहे हैं और मैं 5 करोड़ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब में तो करोड़ मुझे आया ही नहीं। अगर मुझे करोड़ आ जाता तो मैं 4 करोड़ कहता, फिर फर्क घट गया था ना। मैं तो कह रहा हूँ भाई मुझे तो पैसे आए ही नहीं, कैसे पता लगेगा? हो सकता है उसने गलत, मसलन उसने किसी और पार्टी को करोड़ रुपए की पेमेंट की थी, गलती से मेरा अकाउंट क्रेडिट कर बैठा। वो पैसे बशीर के अकाउंट में क्रेडिट करने थे, पैसे गलती से शबीर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, फर्क आ गया। मैंने ढूंढ लिया, मैंने कहा भाई देखिए 1 करोड़ तूने गलत डाला हुआ है, तो पैसे मैंने लिए ही नहीं है। उसने कहा हाँ मैंने चेक कर लिया है, ये गलत डाला हुआ, एक गलती पकड़ी गई। इसी तरह मसलन हमने गुड्स बेची थी, उसने रिटर्न कर दी, सेल रिटर्न आ गई। उसने, आपने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड की होगी और मैंने, लेकिन फर्ज करें आपने परचेज रिटर्न बुक कर ली फुल अमाउंट से। मैंने कहा कि जब मैंने चीजें आपको सेल की थी तो डिस्काउंट भी दिया था, लाख रुपए की चीज आपको 90,000 की दी थी। अब अगर आप मुझे रिटर्न कर रहे हैं तो 90,000 की रिटर्न बुक होनी चाहिए ना। आपने लाख रुपए से परचेज रिटर्न ली हुई है, मैंने 90,000 से डाली हुई है, फर्क आ गया। पता चल गया एक और गलती है, आपकी गलती है या मेरी गलती है, किसी की गलती तो है ना। इस तरह हम दोनों लेजर्स को एक एक ट्रांजैक्शन टिक करते चले जाएंगे। जो टिक हो गए वो सब ठीक है, और जो टिक नहीं हुए इनमें मसला है, उन मसलों को हल कर लेंगे तो बैलेंस टैली हो जाएगा। इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब हमने बैंक रिकंसिलिएशन को मौजूए बहस बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल हम दो पार्टियों की रिकंसिलिएशन नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सेलर हूं और आप परचेजर हैं और हम आपस में रिकंसाइल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कस्टमर हूं और मेरा एक बैंक है। मैं पैसे जब बैंक में जमा कराता हूं तो बैंक डेबिट करता हूं, जब पैसे बैंक से निकलवाता हूं तो बैंक क्रेडिट करता हूं। तो मेरे पास एक बैंक बुक बन रही है या कैश बुक बन रही है जिसमें मेरा बैंक का बैलेंस आ रहा है। इसी तरह बैंक भी मेरा लेजर बना रहा है, वो भी जो पैसे मुझसे ले रहा है और जो पैसे मुझे दे रहा है रिकॉर्ड कर रहा है, उसका और मेरा बैलेंस बराबर होना चाहिए। फर्ज कीजिए आज मैंने अपने कैशियर से पूछा, अकाउंटेंट से पूछा, बताओ बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। उसने कहा जनाब 25 लाख पड़े हुए हैं। मैंने बैंक को फोन कर लिया, मैंने कहा जी मेरा ये अकाउंट नंबर है, जरा बताएं मेरे बैंक में कितने पैसे पड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपका तो 15 लाख पड़ा हुआ है। तो परेशानी है, अकाउंटेंट कह रहा है मेरा 25 लाख पड़ा हुआ है और बैंक से पूछूं तो वो कह रहे नहीं जनाब साढ़े 15 लाख पे है सिर्फ। 10 लाख किधर निकल गया, चोरी हो गई, मतलब कोई फ्रॉड हो गया है, कोई जाली चेक कैश हो गया, क्या हो गया पता नहीं, परेशानी है। तो फिर इस फर्क को तलाश किया जाएगा कैसे। मैं अपने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाऊंगा और अपना कैश बुक और स्टेटमेंट आमने सामने रखूंगा, एक एक आइटम को टिक करूंगा। जो आइटम टिक हो गई वो गुड है, जो आइटम टिक नहीं हुई इनमें मसला है, उनको देखूंगा क्या है। उनमें कोई ऐसी गलती होगी जो मैंने की हुई है मैं उसको ठीक करूंगा, कोई ऐसी गलती होगी जो बैंक ने की हुई है तो बैंक से ठीक करवाऊंगा, और अब मेरा और बैंक का बैलेंस रिकनसाइल हो जाएगा, रिकंसिलिएशन। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन का बुनियादी फॉर्मेट क्या होता है कि हम किसी एक लेजर का बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस एज पर से
कैश बुक कि हमारी बुक्स में क्या बैलेंस आ रहा है। फर्ज करो 50 लाख, और फिर इसमें जितनी भी रीजंस ऑफ डिफरेंसेस हैं जो मैंने पकड़ लिए हैं, एक ये गलती है, एक ये गलती है, एक ये गलती है, वो तमाम रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इसमें जमा तफरीक करूंगा। तो रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि बजाय ऊपर कैश बुक का बैलेंस लिखने के बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिख दूं, तो नीचे कैश बुक का जवाब आ जाएगा। तो अहम नुक्ता क्या हुआ, ये नहीं है कि कैश बुक का बैलेंस क्या है या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है, अहम नुक्ता ये है कि रीजंस ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ये रीजंस ऑफ डिफरेंसेस जब मैं पकड़ लूंगा तो रिकंसिलिएशन बन जाएगी। अब एक बैंक रिकंसिलिएशन में आमतौर पे रीजंस ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं, ये हम पहले डिस्कस करते हैं, ताकि आपको जरा बैंकिंग एनवायरनमेंट क्लियर हो जाए कि बैंक में काम क्या हो रहा होता है और कैसे कैसे फर्क आ जाता है। पहली बात, बैंक में कारोबार चेक पे हो रहा होता है आमतौर पर, चेक इशू किया जाता है, चेक डिपॉजिट होता है, कैश भी हो जाता है, पर चेक के साथ भी कारोबार हो रहा होता है। चेक कई तरह के होते हैं, यानी चेक तो एक ही तरह का होता है, लेकिन उसको लिखा कई तरह से जा सकता है। एक चेक की शक्ल होती है जिसको आप कहते हैं कैश चेक। इसका मतलब क्या है, चेक के ऊपर लिखा होता है कैश, जो भी बंदा वो चेक लेके जाएगा ब्रांच में उसको कैश दे देंगे, ये कैश का चेक है। ये किसी के नाम का चेक नहीं है कि जी ये पैसे तौसीफ को ही मिलेंगे, नहीं, ये नाम का चेक नहीं है, ये कैश का चेक है। ये बेरर चेक भी हो सकता है। बेरर का मतलब होता है, उर्दू में इसको कहते हैं हामिले हजा। आपने नोटों के ऊपर देखा होगा लिखा होता है ना, हामिले हजा को अदायगी पर हामिले हजा को क्या कहते हैं, उसे डिमांड पे अदा किया जाएगा, ऐसे कुछ होता है, हामिले हजा को अदा किया जाएगा, ऐसे लिखा होता है। हामिले हजा या बेरर का मतलब होता है जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में है हम उसको पैसे दे देंगे, मुतालबा पर, वो डिमांड मुतालबा पर अदा करेगा। हामिले हजा को, यानी ये देखिए ना 500 का नोट है, कि जिसके हाथ में है ये उसी का ही है। इसमें तो कैश का चेक भी एक तरह से बेरर ही होता है, जो कैश लिखा हुआ है जिसके पास होगा पैसे दे देंगे। ठीक है, या बेरर चेक का मतलब भी यही है कि जिसके पास होगा उसको दे देंगे पैसे। दूसरा किस्म होती है, या इसको मैं यूं कह देता हूं, नेम्ड चेक। नेम्ड चेक, इस पे किसी का नाम लिखा हुआ होता है, मैंने आपका ऊपर चेक पे नाम लिख के आपको दिया है चेक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी कोई भी लेके जाएगा तो उसको पैसे दे देता है बैंक, आईडी कार्ड की कॉपी ले लेते हैं। लेकिन अगर चेक पे लिखा है तौसीफ और चला गया है बशीर, तो पैसे दे देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो ये रिक्वायर करेंगे कि इस चेक पे बैक साइड पे जो चेक इशू करने वाला है उसके 2 साइन करा दें।
या जो तौसीफ है उसकी साइन करा दो। आमतौर पे इतना भी तरद्दुद नहीं किया जाता और कोई भी ले जाए तो उसको पैसे मिल जाते हैं। जरा बड़ी अमाउंट हो तो बैंक एहतियात करता है, मसलन 2-4 लाख का चेक है, 10-15-50 लाख का चेक है, तो फिर बैंक एहतियात करता है। फिर वो कहेगा कि अच्छा आप तो सेफ नहीं है, तो जिस तरह आपने कहा शनाख्ती कार्ड ले लेगा आपसे। फिर जिसने चेक इशू किया उसको फोन कर देगा, वो कहेगा जनाब आपका एक चेक आया है 50 लाख रुपए का कैश का, बशीर साहब लेने हैं, दे दूं? मैं कहूँगा दे दें। बोलेगा ठीक है। मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैंने तो तसीब को दिया था, खबरदार ठहर जा जरा, मैं चेक करके बताता हूँ। अब मैं पार्टी को फोन करूंगा जिसको मैंने चेक दिया था, मैं तसीब को फोन करूंगा, कहूंगा यार तेरे 50 लाख का चेक दिया था, वो तो कह रहे बशीर आए हो लेने के लिए। तो कहूँगा हाँ हाँ मेरा ही बंदा है, मैं नहीं भेजा। वो अच्छा ठीक है, तो वापस बैंक को फोन करूंगा, दे दे पैसे, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बैंक सिर्फ एहतियातन, ताकि कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई गलत पैसे ना ले जाए, एहतियातन ये काम कर लेता है। अलबत्ता एक रियल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, अगर जो नेम्ड चेक है वो किसी नेचुरल पर्सन का ना हो, यानी किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो, वो नहीं हो देता। यानी एक चेक है उस पर लिखा हुआ है नेस्ले लिमिटेड, मेरा आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ है नेस्ले लिमिटेड। नेस्ले तो कंपनी है, कंपनी तो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं साकिब रियाज पैसे लेने चला गया, वो कहेगा भाई तुसी नेस्ले हो, मैं कहूँगा नहीं, मैं जो नेस्ले में को पैसे लगे। ठीक है, तो आमतौर पे अगर किसी नेचुरल पर्सन का नाम ना लिखा हुआ हो, यानी किसी कंपनी पार्टनरशिप या वो इस तरह से नाम लिखा हो, किसी बिजनेस का नाम लिखा हुआ हो, फिर वो रौला डालता है, फिर वो कहता है नहीं ए बिजनेस ही लेगा पैसे, तुसी नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन यानी सादा असूल क्या है, नेम्ड चेक ऐसा चेक है जो आप किसी के नाम से जारी करते हैं। ये जो नेम्ड चेक है ये ओपन चेक भी हो सकता है, ये क्रॉस्ड चेक भी हो सकता है। ओपन चेक का मतलब क्या होता है, जो काउंटर पे कैश हो जाता है, यानी आप ब्रांच में गए, आपने उसको पैसे चेक दिया और उसे पैसे ले लिया और वापस आ गए, ये काउंटर पे कैश हो जाता है। इसके बरक्स जो क्रॉस्ड चेक होता है ये काउंटर पे कैश नहीं होता, इसके लिए बैंक कहता है कि इसको अपने अकाउंट में जमा कराओ। क्रॉस होता कैसे है, मसलन ये चेक है फर्ज करें, अब इस पे लिखा होगा पे टू मिस्टर फलाना रुपीज इतना, यहाँ पे अमाउंट लिखने का खाना, यहाँ पे नीचे साइन करने की जगह, ऐसा कुछ चेक होगा, यहाँ पे डेट लिखने की जगह, यहाँ पे चेक नंबर भी लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक का नाम लिखा होगा, टाइटल, यानी हबीब बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है जो। अब इसको क्रॉस कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे 2 लाइनें लगा दूंगा बस। अब वो यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, 2 लाइनें लगाऊंगा ऐसे पैरेलल, 2 लाइनें, ये चेक क्रॉस हो गया। अब ये चेक लेके मैं बैंक में चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब मैं पैसे लेने आया हूँ, चेक पे लिखा हुआ है शबीर, मेरा नाम है साकिब, रहे कहेगा नहीं ये तो क्रॉस चेक है, इसके पैसे तो मैं काउंटर पे दे ही नहीं सकता, साकिब से कहो कि ये अपने अकाउंट में जमा कराए। अब उस पर साकिब लिखा हुआ है, उसको अपने अकाउंट में जमा कराए। अब साकिब रियाज अपने बैंक में जाएगा, साकिब का भी तो किसी बैंक में अकाउंट होगा ना, वो अपने बैंक में जाएगा। मसलन ये चेक है, फर्ज कर लीजिए कि ये हबीब बैंक का चेक है, और फर्ज करें कि मेरा अकाउंट हबीब बैंक में नहीं है, मेरा अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जाऊंगा हबीब बैंक का चेक लेके, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को कहूंगा कि जी ये चेक है, एक बंदे से पार्टी से मुझे पैसे आए हैं, ये मेरे अकाउंट में जमा कर लें। वो उसकी एक डिपॉजिट स्लिप भरूंगा और चेक दे दूंगा बैंक को। बैंक क्या करेगा, क्योंकि ये चेक तो भी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को तो नहीं पता कि ये पैसे इसमें हैं भी कि नहीं, ये चेक असली है कि जाली है, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ठीक है मैं चेक आपका ले रहा हूँ,
अभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अभी मैं ये चेक भेजूंगा हबीब बैंक को, वो मुझे ओके करेगा कि हाँ ये जेन्युइन है, सब ठीक है, तो आपको पैसे दूंगा, वो करना पैसे दूंगा। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या करेगा, जिस तरह मैं चेक दे के आया हूँ इस तरह और भी कई लोगों ने आगे चेक दिए होंगे, तो उनके पास सारे दिन में लेट से 250 चेक इकट्ठा हो गया है। कोई एमसीबी का है, कोई एचबीएल का है, कोई यूबीएल का है, कोई किसी बैंक का, कोई किसी बैंक का। उसके पास यूबीएल के 15 चेक इकट्ठे हो गए, एमसीबी के 25 चेक इकट्ठे हो गए, एचबीएल के 40 चेक इकट्ठे हो गए, वगैरह वगैरह। वो क्या करेगा, वो एक मखसूस वक्त उसने रखा होगा शाम को, मिसाल के तौर पर 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे। वो 2:30 बजे क्या करेगा, वो सारों को अलग अलग करेगा, उनके पैकेट बनाएगा। हबीब बैंक वाला पैकेट हबीब बैंक को भेज देगा, एमसीबी वाला एमसीबी को भेज देगा, यूबीएल वाला यूबीएल को भेज, इस तरह हर बैंक को पैकेट उनके भेज देगा, कुरियर कर देगा। अगले दिन वहां मिल जाएंगे उनको। अगले दिन लेट से वो डॉक्यूमेंट एचबीएल में पहुंच गए, एचबीएल ने लिफाफा खोला, उसमें 15 चेक थे या 40 चेक थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आए हैं। वो चेक को वो देखेगा, एक एक करके वो चेक देखता जाएगा, सिस्टम में एंट्री डालेगा, खोलेगा, साइन मैच करेगा कि चेक पे जो साइन है और जो सिस्टम में उसके पास साइन है वो ठीक है, चेक लिखा ठीक हुआ है, डेट ठीक है, अमाउंट ठीक है, उसके इतने पैसे हैं अकाउंट में, हैं सब ओके है, तो उसके ऊपर अपने साइन शाइन करेगा और उसको एंट्री डाल देगा कि ठीक है ये पैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड को दे दो। अगला चेक निकालेगा, फिर वो चेक करेगा। अब 40 चेक उसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आए हैं, सारे चेक चेक करेगा, अगर उनमें पैसे हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट में फेंकता जाएगा पैसे, अगर नहीं है तो उसको क्रॉस करके साइड पे कर देगा। अब फर्ज करें 40 में से 38 चेक ओके हो गए हैं, उन 38 चेकों के पैसे वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में ट्रांसफर कर देगा और वापस कंफर्मेशन भेज देगा, जी मैंने 38 चेक पैसे दे दिए हैं, 2 चेक फलाने फलाने उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, वो मैंने रिजेक्ट कर दिए और वो वापस भेज दूंगा। वो चेक अगले दिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड में वापस आ जाएंगे, 38 लोगों के पैसे उसको वसूल हो चुके हैं, वो उन लोगों के अकाउंटों में पैसे डाल देगा और 2 लोगों को इंटीमेट कर देगा, भाईजान तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, वापस हो गया। ये जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। चेक क्लियरिंग में गया, इधर वो पास हो जाएगा या डिसऑनर होके वापस आ जाएगा। क्रॉस्ड चेक क्लियरिंग में ही जाएगा, ये काउंटर पे कैश नहीं हो सकता। ओपन चेक काउंटर पे कैश हो जाएगा, लेकिन क्रॉस चेक क्लियरिंग में ही जाएगा, ये काउंटर पे कैश नहीं हो सकता। तो कर दें, हाँ कैश नहीं लेना चाहते, ओपन चेक काउंटर पे कैश हो सकता है, आपके लिए लाजिम नहीं है कि आप काउंटर से कैश ही लें, आप जाके अपने अकाउंट में जमा करा दें, तो वो खुद ब खुद क्लियरिंग में जाएगा और उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। इवन कैश का चेक भी जमा हो सकता है, कैश का चेक है, नाम तो किसी का नहीं लिखा ना, जाके आप अपने अकाउंट में जमा करा दें, वो ले लेगा, वो ठीक है, कैश का चेक है, कैश का चेक तो कोई भी ले सकता है ना, तो मैं भी ले सकता हूँ, मैंने जाके अपने अकाउंट में जमा करा दिया, वो भेज देगा आगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चेक क्रॉस्ड ही होता है, लेकिन हम डिफरेंट बैंक में नहीं जाते, हम सेम बैंक में चले जाते हैं। मसलन आपने मुझे एचबीएल का चेक दिया, मेरा भी एचबीएल में अकाउंट है, तो मुझे क्या जरूरत है मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले अकाउंट में जाके जमा कराऊं? भाई मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी अकाउंट है, मेरा एचबीएल में भी अकाउंट है, मैं स्टैंडर्ड में नहीं गया, मैंने कहा एचबीएल का चेक है, एचबीएल में ही जाता हूँ, मैं एचबीएल में गया, वहां जाके मैंने कहा इसको मेरे अकाउंट में जमा कर दें। अब जब वो उसको मेरे अकाउंट में जमा करेगा तो उसके लिए जिंदगी बड़ी आसान है, उसने किसी को भेजना ही नहीं, उसने खुद चेक करना है, ये चेक तो किसी दूसरे बैंक का है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा फर्क ये होगा ये दूसरी ब्रांच का होगा, लेकिन सारा सिस्टम तो ऑनलाइन हो गया हुआ है, वो ऑनलाइन सिस्टम खोलेगा, चेक की डिटेल निकालेगा, सिग्नेचर चेक करेगा, अमाउंट चेक करेगा, सब ओके है, उसी वक्त साइन करेगा, उसी वक्त सिस्टम में एंट्री डालेगा, उसी वक्त आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। तो क्लियरिंग में तो 2 दिन लग जाने हैं या 3 दिन लग जाने हैं, ट्रांसफर में तो 2 मिनट में हो जाना काम, क्योंकि सेम बैंक है। लेकिन असूलन यानी जो नुक्ता है वो क्या है कि क्रॉस्ड चेक जमा ही होगा आपके अकाउंट में, ये कैश नहीं हो सकता।
ये जो इसका फीचर है कि क्रॉस चेक अकाउंट के थ्रू ही क्लियर होगा, ये बेसिकली इसका एक एडवांटेज है, ये इसकी एक सिक्योरिटी है। एक आम चेक है, कैश का चेक है आपके पास, गुम हो जाए तो कोई भी कैश करा सकता है, लेकिन क्रॉस चेक गुम हो जाए तो नहीं, वो तो जिसका नाम लिखा है वही जमा करा सकता है ना। यानी एक चेक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेस्ले लिमिटेड और वो क्रॉस्ड है, वो कोई भी चला जाए वो कहेगा भाई ये तो नेस्ले के अकाउंट में जमा कराओ। अच्छा, उस पर लिखा हुआ है साकिब रियाज, वो किसी को भी मिल जाए, वो चला जाए बैंक में, वो कहेगा नहीं भाई ये तो साकिब रियाज के अकाउंट में जमा होगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि ये इत्तफाकन किसी और साकिब रियाज को ही मिल जाए, उसका भी नाम यही हो सकता है ना, बैंक को तो नहीं पता केड़ा साकिब रियाज। नहीं नहीं, देखें, आप देखें, एक आपने मेरे नाम का एक चेक लिखा है, ऊपर लिखा है साकिब रियाज और क्रॉस कर दिया, मुझे चेक मिल गया। अब मैं जब बैंक में जाऊंगा तो मैं वो चेक अपने अकाउंट में यानी साकिब रियाज के अकाउंट में जमा करा दूंगा। मुझसे वो चेक गुम हो गया, वो किसी नजीर को मिल गया, नजीर ने कहा यार 5 लाख का चेक है साकिब रियाज के नाम है, की करिए। उसने अपने दोस्तों में नजर रेसने का, कोई दोस्तों में साकिब रियाज है, उसका कोई दोस्त है साकिब रियाज, उसका भी नाम साकिब रियाज है। उसने उसको कहा कि मुझे ना एक साकिब रियाज के नाम का चेक मिला है, तेरे अकाउंट में जमा कराते हैं, पैसे आ जाएंगे, आप आधा दे कर लोगे तो जमा हो जाएगा। बैंक को तो नहीं पता ना कि कौन साकिब रियाज, तो कितने लोग ही हो सकते हैं, सेम नाम के तो कई लोग हो सकते हैं। तो लेकिन चूंकि बिजनेसेस में तो इंडिविजुअल नेम्स नहीं, कारोबार का नाम लिखा हुआ होता है ना, जैसे मैंने कहा नेस्ले लिमिटेड, निशात लिमिटेड, सैफायर लिमिटेड, इत्तेहाद लिमिटेड, तो वहां तो बिजनेस का नाम लिखा होता है, तो बिजनेस का नाम तो एक ही हो सकता है, वो दो नहीं हो सकते। साकिब रियाज दो हो सकते हैं, नेस्ले दो नहीं हो सकते, नेस्ले लिमिटेड तो एक ही होगा। ठीक है, तो वहां सिक्योरिटी होता है। लेकिन अगर फिर भी आप इंडिविजुअल में भी सिक्योर करना चाहें, कि आप कहें कि यार मैं ये चेक साकिब रियाज के नाम पे दे रहा हूँ, लेकिन ये ना हो कि ये चेक कोई और साकिब रियाज कैश करा जाए, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं। आप लिखेंगे पे मिस्टर साकिब रियाज, CNIC नंबर इतना। लो भी, अब ये सिवाय मेरे और किसी के अकाउंट में जमा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और साकिब रियाज अगर बैंक में ले जाएगा जमा कराने, तो जाहिर है उसका बैंक अकाउंट में तो शनाख्ती कार्ड नंबर भी आ रहा होगा। वो कहेगा ये तो तेरा नंबर ही नहीं है, तू कहां से आ गया, वहीं जमा करेगा। तो ये सिक्योर तरीकाकार यही होता है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को चेक दे रहे हैं तो आप बेहतर है कि उसका नाम लिखें, साथ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखें, ताकि वो चेक अगर गुम भी हो जाए तो कोई और उसको इस्तेमाल ना कर सके। और अगर कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो फिर तो बस नाम ही काफी है, क्रॉस हो गया और नाम लिखा हुआ है, बस ठीक। तो वापस आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन पे। तो रिकंसिलिएशन में फर्क कैसे आता है? ऐसे आता है कि आज मैंने किसी पार्टी को चेक इशू कर दिया, मसलन मैंने आपके पैसे देने हैं, मैंने एक 2.5 लाख रुपए का चेक लिखा और आपको दे दिया, मैं क्या एंट्री डालूंगा? डेबिट, पेएबल डेबिट। और बैंक, यदि मैंने अपनी तरफ से पैसे निकाल दिए, क्या बैंक में से मेरे पैसे निकल गए? वो कब निकलेंगे? जब वो चेक काउंटर पे पहुंचेगा या जब वो क्लियरिंग के थ्रू पास होगा तो तब निकलेंगे पैसे मेरे अकाउंट से। तो अब मैंने 2.5 लाख का चेक लिखा, आपको दे दिया, मैंने एंट्री डाल दी, पार्टी डेबिट, बैंक क्रेडिट। हो सकता है आप मेरे ऑफिस से निकलें और 5 मिनट में बैंक में पड़ जाए। और हो सकता है कि आपको कोई बहुत काम हो और आपके अच्छा यार करा लवांगे, कड़ी जल्दी है, पता चल है, आप ऑफिस चले गए, अपने काम में लग गए, 2-4 दिन गुजर गए। अब मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक पैसे बैंक से क्रेडिट हो गए, मैंने तो निकाल दिए हैं। अब अगर फर्ज करें कि मेरे बैंक में 50 लाख पड़ा था तो मैंने तो 2.5 लाख निकाल दिए है। अब एज पर कैश बुक बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 47.5 लाख। अब अगर मैं बैंक को फोन कर लूं कि मेरा बैलेंस कितना हो गएगा? 50 लाख, वहां से तो निकले ही नहीं पैसे, फर्क आ गया। अब जब मैं उसकी और अपनी स्टेटमेंट मैच करूंगा तो समझ आ जाएगी कि ये 2.5 लाख का चेक है जो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ चेक,
जब ये चेक बैंक में प्रेजेंट होगा तो बैंक निकालेगा ना, अभी कैसे निकाल देगा। तो पहली रीजन हमें समझ में आ गई, अनप्रेजेंटेड। इसकी नरेशन क्या लिखूंगा मैं, चेक इशूड बट नॉट presented in, not presented in to bank. Not presented in bank. इसी तरह इसके उलट ये एक आइटम है, दूसरी आइटम यहां लिखता हूं भी नाम इसका, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। मैंने, आपने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में जमा करा दिया फौरन, क्या एंट्री डाली होगी, बैंक डेबिट, नहीं पार्टी क्रेडिट, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। यानी बैंक मुझे पैसे कब देगा, जब वो अगले बैंक से घूम फिर के क्लियर होके पास होके वापस आ जाएगा तो फिर देगा। मैंने तो अभी लिख लिया है बैंक डेबिट, मेरे हिसाब में तो पैसे बैंक में डेबिट हो गए हैं, जमा हो गए हैं। अब फर्ज करें मेरे अकाउंट में पड़ा था 50 लाख, आपने मुझे 10 लाख का चेक दिया, मैंने कहा बैंक डेबिट 10 लाख से, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, 60 लाख। अब मेरा लेजर कह रहा है कि बैंक में 60 लाख पड़ा हुआ है, बैंक में तो 50 ही पड़ा हुआ है, क्योंकि 10 तो क्लियरिंग के बाद आएगा, अभी क्लियरिंग तो हुई नहीं है, क्लियरिंग में तो 2-3 दिन लग जाने हैं, फर्क आ गया। अब अगर मैं बैंक को फोन करके पूछूं कि भाई मेरा बैलेंस कितना हो गया, 50 लाख, मैं कहूंगा मेरा तो 60 सी कौन ले गया भाई केड़ा ले गया पैसे मेरे, कोई नहीं लेके गया। इट्स बिकॉज ऑफ एन अनक्रेडिटेड चेक, एन अनक्लियर्ड चेक। इस चेक को कहते हैं अनक्रेडिटेड या अनक्लियर्ड चेक। ये वो चेक है जो मैंने डिपॉजिट कर दिया है बट अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। देखें मेरा और बैंक का रिकॉर्ड उल्टा चल रहा होगा ना, यानी अगर मैं बैंक को डेबिट करता हूं तो बैंक मुझे क्रेडिट करता होगा। ऐसे ही है ना, जिस तरह अगर मैं आपको पैसे दूं तो मेरी तरफ से पैसे, मैं आपको पैसे दूं तो मैं आपको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, पार्टी डेबिट कैश क्रेडिट। आप क्या करेंगे, कैश डेबिट पार्टी। मैंने अगर आपको डेबिट करना है तो आपने तो मुझे क्रेडिट करना है, मेरी तरफ से आप डेबिट हैं, आपकी तरफ से मैं क्रेडिट हूं। तो ऐसे ही जब मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो मैंने तो डेबिट किया, तो बैंक ने क्या करना था, लेकिन उसने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो इसलिए अनक्रेडिटेड, ये अनक्रेडिटेड चेक, ये एक और रीजन ऑफ डिफरेंस। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती किसकी है, किसी की भी नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है। भाई मैंने एक चेक इशू कर दिया, पार्टी ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो इसमें मेरी को गलती है, बैंक की कोई गलती है, किसी की भी गलती नहीं है। अनक्रेडिटेड चेक मैंने जमा करा दिया, बैंक क्लियरिंग करवा रहा है, हो 2-3 दिन लगेंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा क्लियर। तो जैसे इस पे लतीफा है कि 2 बैंक साथ साथ, एक ब्रांच, मसलन ये ब्रांच एचबीएल की है, ये 7 ब्रांच लेट से स्टैंडर्ड चार्टर्ड की है। आपके पास एचबीएल का चेक है लेकिन आपका एचबीएल में अकाउंट नहीं है, आपका स्टैंडर्ड में अकाउंट है। आप स्टैंडर्ड चार्ट में चले गए, आपने कहा जनाब नाल दी एचबीएल का चेक है जमा कर लो, तो फटाफट पैसे दे दो। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो क्लियरिंग हो जाएगा, इसको तो 2 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा यार नाल तो ब्रांच है तुसी मुंडे नु भेजो नाल जरा ऐसे तो नहीं होगा। उसने कहा नहीं नहीं नाल ब्रांच है, ये है। उसने कहा भाई मैंने गल दसो,
अगर आप कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे हैं और अगर वहां आपका इंतकाल हो जाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ दब देंगे या पहले कार लेके जाएंगे तो फिर वापस लेके आएंगे। ठीक है कि वो साथ ही है, बट देयर इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस के थ्रू इस डॉक्यूमेंट ने जाना है सेंट्रल एक प्लेस पे, वहां से आना है बैंक में, बैंक ने ओके करना है, वापस आना है, प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके यहाँ नाल दी ब्रांच है तो 2-4 दिन लगने ही लगने हैं। ठीक है। अब मुख्तलिफ तरह के सर्विसेज हैं जिनमें कुछ में टाइम कम भी लगता है, उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, खर्चा ज्यादा आता है। ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें एक दिन में भी पैसे आ जाते हैं, यानी क्लियरिंग एक दिन में भी हो जाती है। सुबह 9 बजे ठग करके आप बैंक में पहुंच जाए, लेट नहीं होना, 9 बजे ठग करके बैंक में पहुंचे, उसको कहें ये मैंने सेम डे क्लियरिंग करानी है, आज ही मुझे पैसे चाहिए, वो कहेगा इसके इतने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। वो ठीक है, मुझे आज ही चाहिए पैसे। फिर वैसे अगर 200-400 रुपये चार्ज होना है तो ऐसे 1000-1200 चार्ज हो जाएगा। अब वही मुझे आज ही चाहिए पैसे। ठीक है। तो फिर उसका एक नया एक दूसरा तरीकाकार है, फिर उस तरीकाकार से वो डिजिटल एक टेक्निक है, फिर उस तरीकाकार से वो सेम डे क्लियरिंग में जाएगा और उस सेम डे शाम 4-5 बजे तक 6 बजे तक पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो वो भी हो जाता है। तो लेकिन नॉर्मल क्लियरिंग भी जाती है, तो नॉर्मल क्लियरिंग में 2-3 दिन लग जाते हैं। और बाज औकात ये आउट स्टेशन क्लियरिंग होती है तो 1 आधा दिन एक्स्ट्रा भी लग जाता है। मसलन एक तो है ना कि लाहौर से लाहौर में गया है, एक है लाहौर से कराची भेज दिया आपने, चेक कराची से इशू हुआ था, तो बाज औकात उसमें ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इस तरह क्लियरिंग के दिन हैं वो 3-4 दिन 2 दिन लग जाने। तो कसूर किसी का नहीं है, ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है। इसीलिए इन दोनों को हम असल में टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है कि मैंने एक चीज आज रिकॉर्ड कर ली है, बैंक 3 दिन बाद रिकॉर्ड कर लेगा, खत्म हो जाएगी बात। आज आपका और मेरा फर्क आ रहा है क्योंकि आपका और मेरा फर्क है, 3 दिन बाद जब आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर फर्क खत्म हो जाएगा। मसलन मैंने आज एक चेक डिपॉजिट कराया, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने तो क्रेडिट नहीं किया, हफ्ते 2-4-5 दिन में बैंक क्रेडिट कर देगा, तो जब कर देगा तो फर्क खत्म हो जाएगा। ऐसी अनप्रेजेंटेड चेक है, मैंने एक चेक इशू कर दिया है, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हो जाएगा थोड़े दिनों में प्रेजेंट, तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो ये टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, ये ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है। तीसरी है बैंकर एरर, बैंक से गलती हो गई। मसलन बैंक ने मेरे अकाउंट से कुछ चेक निकाला है, ये नहीं, मैंने किसी पार्टी को चेक इशू किया 32,000 का, बैंक में पहुंचा, बैंक ने गलती से उसको 23,000 का रिकॉर्ड कर लिया, 32 की जगह 32 की जगह 23 कर दिया। इंसान है, गलती हो ही सकती है, चांसेस कम होते हैं बैंक में गलती होने के, लेकिन बहरहाल गलतियां होती हैं। उसने 32 की जगह 23,000 से एंट्री डाल दी। अब मैंने चेक इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक में बैंक को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा 32,000 से, और बैंक ने डेबिट किया होगा 23,000, फर्क आ जाएगा, 9,000 रुपये का फर्क आ जाएगा, बैंक का एरर है। अब क्या करेंगे, 9,000 ठीक करेंगे तो बैंक को कहूंगा, मैं बैंक को कहूंगा भाई ये देखो तुमने ये 32 लिखा 23 लिखा हुआ है, इसको 32 करो। या बैंक खुद भी अपनी गलती पकड़ लेता है आजकल, तो वो ठीक कर देगा। तो इस तरह से ये भी एक रीजन ऑफ डिफरेंस हो सकता है। और चौथी चीज है हमारी गलती, हमने को गलती कर ली, या हमने को एडजस्टमेंट है जो अभी तक की नहीं है, करनी थी, तो ये हम ठीक करेंगे। मसलन हमने एक चेक इशू किया 32,000 का और हमने 23,000 का लिख दिया, बैंक ने तो 32 ही लिखा है, हमने 23 का लिखा है, फर्क आ गया। हमने किसी पार्टी को पेमेंट की है चेक की, वो चेक की एंट्री डालना ही भूल गए, बैंक में तो प्रेजेंट हो गया, पेमेंट हो गई, हमने एंट्री डाली नहीं, अब ठीक किस तरह करेंगे, एंट्री डालेंगे। तो
रीजन ऑफ डिफरेंस। अब गलतियां कई तरह की हो सकती है, गलती की कोई यानी हदूद नहीं है कि मैं कहूँ बस गलती इस तरह की हो सकती है, पता नहीं क्या क्या गलतियां हो सकती है। मसलन बैंक चार्जेस, बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काटता है। मसलन किस चीज के पैसे काटता है, कोई सर्विस ले लूंगा, मसलन मेरा एटीएम कार्ड है, उस पर सालाना को फीस काट लेगा। मसलन मैंने कोई एटीएम से पैसे, किसी दूसरी एटीएम से पैसे निकाले हैं तो 15-20 रुपए काट लेता है, वो काट लेगा। मसलन मैंने नई चेकबुक मंगवाई है तो चेकबुक के पैसे काट लेगा। इस तरह से कोई चेक मैंने जमा कराया था, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने के पैसे काट लेगा। तो पैसे भी नहीं आए तो मेरी मेहनत भी कराई, ठीक है, पैसे काट लेगा। तो इस तरह बैंक मुख्तलिफ चार्जेस काटता रहता है, ये हमसे पूछ के नहीं काटता, बस वो काट लेता है। बस ज्यादा भी नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा, स्टेटमेंट निकालेंगे तो पता लग जाएगा। तो जब मेरा और बैंक का फर्क आ रहा है तो मैं कहूँगा अच्छा स्टेटमेंट निकालो। स्टेटमेंट निकालूंगा तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा जनाब 250 रुपये फलाने काट लिए, 200 रुपये फलाने काट लिए, 500 रुपये फलाने काट लिए, पूरे महीने में जी 4000 रुपये काट लिए। अब मैं क्या करूंगा, 4000 की घंटी डाल लूंगा। तो टैली, मैं कह रहा था कि या बैंक की गलती है या हमारी गलती है या टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, यही वो वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से मेरे बैंक बैलेंस में और जो बैंक के पास लेजर में बैलेंस आ रहा है उसमें फर्क आ सकता है। हम इस फर्क को तलाश करेंगे, फिर एक वर्किंग बना के देखेंगे कि क्या अगर इन गलतियों को, इन डिफरेंसेस को एडजस्ट कर दिया जाए, क्या अब मेरा और आपका बैलेंस टैली है। अगर टैली है तो इसका मतलब है कि हमने वो गलतियां ढूंढ ली, हमें पता लग गया कि फर्क की वजह क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का मकसद क्या है, ये जानना कि आपके और मेरे दरमियान फर्क की वजह क्या है। ये एक अगला काम है कि उस वजह को दूर कैसे करना है। पहला काम क्या है, वजह तलाश करनी है कि आपके और मेरे दरमियान फर्क की वजह क्या है। वजह पता लग गई कि एक फलानी गलती है, एक फलानी गलती है, एक फलानी गलती है, एक फलाना चेक है, एक फलाना चेक है, एक फलाना अनप्रेजेंटेड है, फलाना अनक्रेडिटेड है, लग गया पता। अब मैं रिकंसिलिएशन बनाऊंगा कैसे, वैसे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूंगा, उसमें ये तमाम रीजन ऑफ डिफरेंसेस डालूंगा तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखूंगा, यही तमाम रीजन ऑफ डिफरेंस डालूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब मुझे तसल्ली होगी, मुझे पता लग गया कि यार ये जो मेरे और बैंक के दरमियान फर्क है, इस फर्क की जो भी वजह है वो हमें समझ में आ गई हैं। ठीक है, दिस इज द होल आइडिया ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और फॉर्मेट इसका क्या हुआ तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ ब्रीफ सा बना लिया। और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अल्फाज इस्तेमाल हो तो आपको पता हो कि उसका क्या मतलब है। जैसे एक टर्म होती है पे ऑर्डर, एक टर्म होती है डायरेक्ट डेबिट, या इसको ऑटो डेबिट भी कहते हैं। एक टर्म इस्तेमाल, इसी तरह डायरेक्ट क्रेडिट भी हो सकता है। इसी तरह स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इनका सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये होते क्या है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मैंने बैंक को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, हर मर्तबा बैंक खुद ब खुद इसके ऊपर अमल करता चला जाएगा मुझसे पूछे बगैर। मसलन फर्ज करें कि मैंने बैंक से कोई कर्जा लिया हुआ है जिसकी पेमेंट मैंने 5 साल में करनी है और हर क्वार्टर पे उसकी कोई किस्त है जो मैंने पे करनी है। मैं बैंक को कहता हूँ वही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि हर 3 महीने के बाद या हर क्वार्टर की 5 तारीख को आपने मेरे अकाउंट से 50,000 निकाल के लोन की किस्त पे कर देनी है। तो बैंक ने हर 3 महीने के बाद 50,000 मेरे अकाउंट से काटना है और किस्त पे कर देनी। और उसने मुझसे दोबारा नहीं पूछना क्या पैसा है फिर करनी है कि नहीं। उसने, मैंने उसको कहा ये मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मीन ये खड़ी है इंस्ट्रक्शन, ये कायम है।
तो जब तक मैं कैंसिल नहीं कराऊंगा ये कायम है। अब वो हर 3 महीने बाद वो 50,000 मेरे अकाउंट से निकालता जाएगा, और हर 3 महीने के बाद वो मेरे अकाउंट से पैसे निकालता जाएगा और किस्त पे करता जाएगा। इसी तरह इसी तरह ऑटो डेबिट है, ये डायरेक्ट डेबिट है। ये जो भी हमने बैंक चार्जेस की बात की थी, तो बैंक बस ऑटो काट लेता है, खुद ब खुद वो काट लेता है, बस वो मुझे पूछता नहीं है। तो आमतौर पे क्या होता है कि हमने बैंक को अथॉरिटी दे रखी होती है कि फला फला चीज के पैसे तूने डायरेक्ट मेरे अकाउंट से काट लेने, मुझे पूछना नहीं है। ये जो बैंक चार्जेस होते हैं ना, इसकी हमने उसको अथॉरिटी दी हुई होती है, तो तूने मुझे पूछना नहीं, बस काट लेना। और ये अथॉरिटी हम उसको कब देते हैं? वो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे हम साइन करते हैं, तो उसके पीछे बारीक बारीक टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी लिखी होती है, जिसको हम पढ़ते नहीं है। उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है। हमने बैंक को असल में अथॉरिटी दी होती है, भाई ऑटो डेबिट कर ले, तू खुद ही काट ले मेरे अकाउंट से पैसे। ठीक है, इसी तरह और भी चीजों पे ऑटो डेबिट दिया जा सकता है। मसलन क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानते हैं। अब मैंने एक बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है, मैं उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता हूँ, महीने बाद उसका बिल आ जाता है, मुझे बिल पे करना है। अब एक तो तरीका ये है कि बिल आए तो जब उसका वक्त आए तो मैं बैंक में जाऊं, जाके उसका बिल जमा करा दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी को भेज दूं कि जा यार ये मेरा बिल जमा करा दे। तीसरा तरीका ये है कि मैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू उसको पे कर दूं। बट इन एनी केस मुझे उसको पे करने के लिए कुछ हिलजुल करनी पड़ेगी। हो सकता है मैं भूल जाऊं, बिल लेट हो जाए, लेट पेमेंट सरचार्ज भी पड़ जाएगा। जैसे आप बावड़ा का बिल लेट कर दें, जुर्माना पड़ेगा। तो मैं बैंक को कहता हूँ यार तू ऑटो डेबिट लगा दे, डायरेक्ट डेबिट। जब भी मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आए ना, तूने पे कर देना, मेरे अकाउंट से काट लेना, तो बैंक काटता रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डेबिट का मतलब ये है कि बैंक डायरेक्टली बस मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, मुझसे पूछेगा। और डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब क्या है? तो मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। मसलन आपने कहीं बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी बैंक का कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, उस फिक्स डिपॉजिट पे मार्कअप आएगा, प्रॉफिट आएगा। आपने बैंक को कहा जी जो मैंने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है ना, इस पे जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आपने मेरे करंट अकाउंट में डालना है, वो मेरा एक और अकाउंट है उसमें डालना है, फिक्स डिपॉजिट में नहीं जमा करना, एक और अकाउंट है उसमें डाल देना। तो जब महीने बाद उस पर प्रॉफिट आएगा, बैंक मेरे अकाउंट में डाल देगा, मुझसे नहीं पूछेगा वो, बस वो वहां मुनाफा आएगा वो डालता जाएगा, बस डालता डायरेक्ट क्रेडिट। ये बाद वक्त ऐसा हो जाता है कि मेरा कोई कस्टमर बैंक में जाकर डायरेक्ट पैसे जमा करा देता है। जैसे आपने आईकैप की फीस देनी हो, तो आईकैप को पूछते हैं कि मैं फीस जमा करा दूं भाईजान, हाँ बस चलान लेते हैं, जाके जमा करा देते हैं। आईकैप को क्या पता कि पैसे आ गए? वो तो अब स्टेटमेंट निकलवाएगा तो उसको पता लगेगा कि अच्छा फलाने बच्चे ने, रोल नंबर फलाने ने पैसे जमा करा दिए। अदरवाइज उसको तो यही है कि यार किसी ने पैसे जमा करा दिए। तो इस तरह डायरेक्ट क्रेडिट भी आ जाते हैं बैंक में। तो ये भी कुछ रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बन जाती हैं कि हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है, अब बैंक तो पैसे निकाल ही जा रहा है या डाल ही जा रहा है मेरे अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, मुझे तो भूल भाल गया होगा। मुझे तो या बैंक स्टेटमेंट निकालूंगा तो पता, ओहो फलानी पेमेंट बैंक ने कर दी है, मेरी इंस्ट्रक्शन पे ये कर दी है, चलो अब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। डायरेक्ट डेबिट डायरेक्ट। आखिरी चीज है पे ऑर्डर। ये रीजन ऑफ डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बताने के लिए। पे ऑर्डर क्या होता है? पे ऑर्डर और चेक मिलती जुलती सी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक बुनियादी फर्क है। फर्ज करें कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आपने किसी का लाख रुपए देना है, आप चेक बुक लिखते हैं, लाख रुपए की चेक लिखते हैं और उसको दे देते हैं। ये जो आपने अगले बंदे को चेक दिया है लाख रुपए का, क्या ये आपके अकाउंट से निकल गया? नहीं, सिर्फ चेक ही दिया है अभी तो। अच्छा फर्ज करें कि आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं पड़े हुए और आपने एक बंदे को लाख रुपए का चेक दे दिए, दे सकते हैं? दे तो सकते हैं, देन चेक ही देना ना, कागज ही है, दे देंगे। तो चेक के पीछे पैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
उसके बरक्स पे ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, चेक जैसे ही एक डॉक्यूमेंट है जिसके पीछे पैसे होना लाजमी है, वो ऐसे नहीं शो हो सकता। मसलन आपने किसी को पे ऑर्डर देना है, तो आप बैंक में जाएंगे, आप कहेंगे जनाब मैंने मिसाल के तौर पे होंडा से गाड़ी खरीदनी है, तो मैंने उसको 50 लाख रुपए देना है, तो उसका पे ऑर्डर बना दें। वो कहेगा दो 50 लाख। चेक में तो ये है ना कि आपने होंडा के नाम का चेक लिखा, 50 लाख भरा और होंडा को पकड़ा दिया। वो भावे कैश होए ना होए तो बात की गल है ना, पीछे पैसे हैं या नहीं है, आपने चेक बना के दे दिया उसे। लेकिन वो कहता नहीं मुझे पे ऑर्डर चाहिए। अब पे ऑर्डर के लिए मैं बैंक में जाऊंगा, मैं कहूंगा जी मुझे 50 लाख का पे ऑर्डर बनाना है, वो कहेगा दो 50 लाख। तो वो बैंक पहले 50 लाख रुपया वसूल करेगा, फिर होंडा के नाम का एक चेक जैसा एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करके साइन करके आपको दे देगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है ना, ये रिजेक्ट नहीं हो सकता। इसमें ये नहीं हो सकता कि जी पीछे बैलेंस नहीं था, पैसे नहीं थे, है ना, साइन गलत हो गए, ये नहीं हो सकता। ये पक्का इंस्ट्रूमेंट है, ये कैश ही होगा, ये पैसे जरूर मिलेंगे होंडा को। होंडा को तसल्ली है कि ये मेरे पास पैसे आए हैं, सिर्फ चेक नहीं आया। चेक तो बाउंस भी हो सकता है, चेक तो डिसऑनर हो सकता है कि जी पीछे पैसे ही नहीं है, लेकिन जब उसको पे ऑर्डर मिलेगा तो उसको पता है ये पैसे आए हैं, इसके पीछे 50 लाख मिल गया बैंक को। अब पे ऑर्डर से पैसे कैसे मिलेंगे, क्लियरिंग ही होगी, होंडा उसको अपने बैंक में जमा करा देगा, वो क्लियरिंग में जाएगा और बैंक उसको पास कर देगा, क्योंकि पैसे तो उसको आए पड़े हैं ऑलरेडी। तो पे ऑर्डर एक श्योर शॉर्ट पेमेंट है। चेक में तो कुछ भी हो सकता है, सो मच सो कि चेक तो आप स्टॉप कर सकते हैं। यानी मैंने आपके नाम पे चेक लिख के आपको दे दिया, पीछे से बैंक को मैंने खत लिख दिया कि जी चेक नंबर फलाना इतनी अमाउंट का मैंने लिखा है, इसको स्टॉप कर दें, इसके पैसे नहीं देने। बैंक नहीं देगा, हालांकि पीछे पैसे पड़े हैं, चेक साइन हुए हैं, लेकिन मैंने स्टॉप करा दिया, मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे हैं, मेरा चेक है, मेरी मर्जी। मैंने बैंक को कह दिया भाई स्टॉप पेमेंट, उसने कर देनी है। मसलन मैंने आपको चेक दे दिया, बाद में को फटा हो गया मेरा आपका, हो सकता है ना। मसलन मैंने आपसे माल लेना था, अब मैंने कहा यार मुझे हफ्ते का उधार दे दो, आपने कहा नहीं उधार नहीं करूंगा, उधार कर लूंगा, लेकिन चेक तो मुझे अभी दे दो, चेक मुझे अभी दे दो, मैं हफ्ते बाद ही कैश कराऊंगा, लेकिन दे दो अभी मुझे, ठीक है ले लो माल। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको हफ्ता आगे की डेट डाली, मतलब आज 17 तारीख है, मैंने उस पर 24 मार्च की डेट डाली और चेक दे दिया हफ्ते आगे का। इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, फ्यूचर की डेट का चेक। मैंने एक पोस्ट डेट चेक उसे दे दिया और मैंने कहा ठीक है माल भेज। अब उसने कहा ठीक है मैं कल गाड़ी निकाल रहा हूँ, माल आ रहा है। वो 2-3-4 दिन में फैक्ट्री में आ गया। मैंने इंस्पेक्शन की टीम लगाई, उन्हें चेक किया, उन्होंने कहा इसमें तो आधे से ज्यादा माल खराब है। मैंने वापस फोन किया, उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल ठीक भेजा था, मैं तो नहीं मंदा, साडा बंदा गलत पे नहीं करे। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। साथ ही मैंने बैंक को लेटर लिखा, स्टॉप पेमेंट, है ना, आगे पैसे ले जाए, ठीक है ना। तो स्टॉप पेमेंट की और भी वजूहत हो सकती है। चेक गुम हो गया, आपसे चेक गुम हो गया, मैंने कहा जी स्टॉप पेमेंट, मैं नया चेक दे दूंगा, पिछला स्टॉप करते हैं, ताकि ये ना हो कि पिछला भी मिल जाए उसे बाद में उसी पैसे के लिए मैं पिछले को मैं स्टॉप करा दूंगा। चेक गुम हो जाए, जल जाए, खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए ना, हम फौरन क्या करते हैं, बैंक को स्टॉप पेमेंट भेज देते हैं। भाई वो क्या ही रहे ना कि फट गया है, अगर ना फटा हुआ तो वो क्या ही रहे ना कि जल गया, ना जला हुआ तो मुझे क्या पता। मैं बैंक को खत लिख दूंगा, मैं कहूंगा भाई इस चेक की स्टॉप पेमेंट कर दें। बैंक मुझे कंफर्म करेगा कि जनाब, राइटिंग में लेटर लिखेगा कि भाई मैंने आपका चेक स्टॉप कर दिया। क्योंकि ये भी तो मुमकिन था ना कि बाय द टाइम मैं स्टॉप पेमेंट भेजता वो चेक पहले कैश हो चुका था। तो जब मैं स्टॉप पेमेंट भेजूंगा और बैंक को स्टॉप पेमेंट मिलेगा, वो सिस्टम में जाके देखेगा ये चेक कैश तो नहीं हुआ, स्टॉप करने लगा हूं, तो स्टॉप तो तभी होगा ना अगर अभी ये कैश नहीं हुआ। तो चेक करेगा ये चेक कैश तो नहीं हुआ, और वहां डालेगा, कहेगा ये तो चेक कैश हो गया। तो मुझे कहेगा, वो कहेगा भाई कोई स्टॉप पेमेंट नहीं है, यदि पेमेंट हो चुकी है, हम तुसी लड़ो जितना लड़ना है, ठीक है। और अगर अभी तक वो चेक कैश नहीं हुआ तो वो सिस्टम में उसको ब्लॉक कर देगा। अब जब वो चेक बैंक में आएगा तो जो भी कैशियर उसकी पेमेंट करने लगेगा तो सिस्टम कहेगा नहीं ये स्टॉप हो चुका है, इसकी पेमेंट नहीं हो सकती। तो इस तरह ये फंक्शन कर रहा होता है। पे ऑर्डर में उसके बरक्स ऐसा नहीं हो सकता, पे ऑर्डर नहीं स्टॉप हो सकता। पे ऑर्डर में तो आप पैसे दे चुके हैं और पे ऑर्डर दे दिए, अब ये पक्का, यानी
आमतौर पर जब लोग एक दूसरे से डील करते हैं ना, जिसमें कोई काम साइमल्टेनियस होना हो, तो वहां वो कहते हैं चेक नहीं, पे ऑर्डर। मसलन आपने प्लॉट खरीदा, एक जमीन खरीदी, जमीन है जी 15 करोड़ की। अब जमीन का ट्रांसफर कैसे होगा? उसका स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनेगा, वो एग्रीमेंट सेलर भी साइन करेगा, बायर भी साइन करेगा, और उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि हाँ भाई मैंने पैसे ले लिए हैं। कैसे ले लिए हैं? चेक ले लिया। तो चेक बाद में बाउंस हो गया तो चेक का तो कोई पता नहीं है। अब 15 करोड़ में कैश भी नहीं लेना चाहता, मैं कहाँ पैसे ले लेके फिरूंगा? या वैसे भी कानूनन मना है कि कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए बड़ी, तो 15 करोड़ मैं तो नहीं कैश में कर सकता, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा पे ऑर्डर लेके आई। मैं कहूँगा वो हमने जाना है हुकूमत के पास साइनों के लिए, पे ऑर्डर लेके आई। तो जब हम तो पे ऑर्डर लाएगा तो मैं साइन करूंगा, वरना मैं नहीं साइन करूंगा, क्योंकि पे ऑर्डर मुझे तसल्ली है कि ये बाउंस नहीं होगा। पे ऑर्डर में सिर्फ एक मसला हो सकता है, पे ऑर्डर जाली हो सकता है। जालसाजी तो हर चीज की हो सकती है। नोट जाली बन सकते हैं, तो पे ऑर्डर भी तो जाली बन सकता है। तो फिर इसके लिए जब भी पे ऑर्डर के साथ भी अगर कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करनी हो, तो बिजनेसेस क्या करते हैं? पे ऑर्डर पहले वेरीफाई कराते हैं। तो फर्ज करें मैं आपको 15 करोड़ की जमीन बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार 15 करोड़ का पे ऑर्डर ले आओ, तो जमीन अपने नाम करा लो। हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार ने हमसे बयान लेने हैं, हमें कह रहे हैं हाँ जी भाई पैसे मिल गए हैं, मैं कहूँगा हाँ जी मुझे पे ऑर्डर मिल गया, पैसे मिल गए। उसको कहेगा हाँ जी ठीक है जी, तो तुम देते नहीं पैसे? हाँ जी देते हैं। जमीन मिल गई? हाँ जी ठीक है, करो साइन, ट्रांसफर हो गई। अब वो बाद में पे ऑर्डर अगर जाली निकल आए, कैश ना हो, ये तो फिर अगला झगड़ा है ना। वो कोर्टों में जाऊंगा, मुकदमे करूंगा, एक बार तो निकल गया हाथों जमीन। तो फिर एहतियातन मैं क्या करूंगा? मैं आपको कहूंगा भाई 15 करोड़ का पे ऑर्डर बनवा लें, और जरा उसकी कॉपी मुझे भेज दें। वो उसकी फोटो लेके या स्कैन मुझे भेज देगा, मैं उस स्कैन को बैंक के ऑफिशियल आईडी पे ईमेल करूंगा, abc@mcb.com, जो भी उसका आईडी है उस पर ईमेल करूंगा कि जी ये पे ऑर्डर मुझे पार्टी ने दिया है, वेरीफाई करें ये जेन्युइन है। वो अपने सिस्टम में डाटा डालेगा, देखे होगा हाँ ये जेन्युइन है, हमने इशू किया, ठीक है, और मुझे तसल्ली हो जाएगी कि जेन्युइन। अब मैं कहूँगा वो ट्रांजेक्शन कर। तो इस तरह से ये चल रहा होता है। तो पे ऑर्डर में पैसे पहले मेरे अकाउंट से कट जाते हैं। मैं नकद थोड़ी देता हूँ, मेरे अकाउंट से काट लेता है ना बैंक। भाई मेरा बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मेरा अकाउंट है, मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड से पे ऑर्डर बनवाना है 10 लाख का, तो मैं 10 लाख नकद थोड़ी लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा यार तू मेरे अकाउंट से काट ले, मेरे अकाउंट में पड़े हैं पैसे, तो मैं साइन कर दूंगा कि जी प्लीज डिडक्ट फ्रॉम माई अकाउंट, तो मेरे अकाउंट से 10 लाख काट लेगा। तो पे ऑर्डर में पैसे पहले बैंक ले चुका होता है। इस तरह से ये सारा सिलसिला होता है। तो ये जो टर्म्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं आती रहेंगी, इसलिए आपको इसका भी जरा मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है। ये जरा थ्योरी इसकी थोड़ी पढ़ लीजिएगा, ये जो लिखी हुई है, ये कैश बुक बनी हुई है, ये बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, काजेज ऑफ डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका, ये पढ़ लीजिए, पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन बता चुका। इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।